स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी आज फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट 3 की क्लास ले रहा हूँ। यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स और उसमें टॉपिक है रिले एंड जीन्स लॉ। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप देखेंगे गत वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर विश्वविद्यालय परीक्षा के, तो आप ये पाएंगे कि लगभग ऑल्टरनेट ईयर्स में 1-2 साल छोड़ के इस पे प्रश्न आता है, टिप्पणी आती है। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अपन को ढंग से समझना है, याद करना है, आगे चल के आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से भी। तो इसको चालू करते हैं अपन। ठीक है, रिले एंड जीन्स लॉ। रिले एंड जीन्स ये दो वैज्ञानिक थे जिनके नाम से ये जाना जाता है। सन 1900 में इन्होंने इस नियम की खोज की थी। ये क्या नियम है? इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आवर्तित दोलकों यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का एक समूह है। रिले जीन्स ने क्या अपने खोज से निष्कर्ष निकाला कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया जो है, जो डेवलप होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से, वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक समूह है, आवर्तित दोलकों का एक समूह है, ग्रुप है। प्रकाश की प्रत्येक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को प्रदर्शित करती है। लाइट की जो एक पर्टिकुलर प्रत्येक फ्रीक्वेंसी जो है एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करती है। अतः लाइट यानी प्रकाश की किसी फ्रीक्वेंसी का प्रकट होना, अर्थात उस वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ किसके बराबर होती है? लैम्डा बराबर c/ν का प्रकट होना, उस फ्रीक्वेंसी के लिए ऑसिलेटर दोलक का एक्साइटेड होना दर्शाता है। यानी किसी एक लाइट की फ्रीक्वेंसी का प्रकट होना उस वेवलेंथ जिस पे वो प्रकट हो रही है, जिस पे प्रेजेंट हो रही है, वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा बराबर c/ν का प्रकट होना उस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर का एक्साइटेड होना दर्शाता है, दोलक का उत्तेजित होना दर्शाता है। ये बताता है लाइट का, किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी का प्रकट होने का। ठीक है, किसी ऑसिलेटर यानी दोलक की टी टेम्परेचर पर, टी ताप पर औसत ऊर्जा किसके बराबर होगी? kT के बराबर होती है। किसी भी ऑसिलेटर यानी दोलक की टेम्परेचर T पर औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी जो है, वो है kT के बराबर होती है। अतः वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, डी लैम्डा यहाँ पे क्या दर्शाता है? जो थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड पार्ट है, के मध्य का ऊर्जा घनत्व डेंसिटी उसके इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम के ऑसिलेटर्स की संख्या dn ब्रैकेट में लैम्डा तथा औसत ऊर्जा यानी kT के गुणनफल के बराबर होता है। वापस समझ लें इस बात को। किसी भी ऑसिलेटर की टी टेम्परेचर पर औसत ऊर्जा kT के बराबर होती है। अतः वेवलेंथ लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य का ऊर्जा घनत्व उसके इकाई आयतन यूनिट वॉल्यूम के ऑसिलेटर की संख्या किसके द्वारा रिप्रेजेंट करती है? ऑसिलेटर की संख्या d कैपिटल N ब्रैकेट लैम्डा तथा औसत ऊर्जा यानी kT के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात d न्यू
ब्रैकेट में लैम्डा बराबर KTN ब्रैकेट लैम्डा इक्वेशन 1 द्वारा दर्शाया जाता है। n का मान रखने पर, कांस्टेंट वैल्यू है, n का मान रखने पर हमें क्या मिलता है, d ब्रैकेट लैम्डा बराबर न्यू ब्रैकेट लैम्डा d लैम्डा न्यू लैम्डा इक्वेशन 2 द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे 8 पाई KT अपॉन लैम्डा 4, न्यू को यहाँ पे डेंसिटी और स्टेट अवस्था घनत्व कहते हैं, जो इक्वेशन 2 में अपन रखा है। K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, K का जो मान है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। d न्यू लैम्डा या E लैम्डा वेवलेंथ की चौथी घात 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्यक्तक्रमानुपाती है, यानी 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू 4 बराबर लैम्डा माइनस 4 होता है। अर्थात लैम्डा के मान में कमी होने पर, E लैम्डा या DU ब्रैकेट लैम्डा का मान बढ़ता है। इक्वेशन 2 वेवलेंथ के, जो भी अपन ने देखी इक्वेशन 2 जिसमें अपन ने पूरा सॉल्व किया था इसको, इक्वेशन 2 वेवलेंथ के उच्च मानों पे हायर वैल्यूज के लिए तो सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक परिणाम देता है, तथा प्रायोगिक मान एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मेल खाता है हायर वैल्यूज के लिए, ध्यान रखिएगा। जबकि वेवलेंथ की लोअर वैल्यूज के लिए यह अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतोषजनक परिणाम नहीं देता है लोअर वेवलेंथ की लोअर वैल्यूज के लिए, और हायर वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू देता है और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मेल खाता है जो इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अतः डेंसिटी ऑफ स्टेट गुणा एरिया ऑफ लेंथ किसके बराबर होगा, घनत्व अवस्था गुणा तरंग दैर्घ्य का क्षेत्र किसके बराबर होगा, लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य का ऊर्जा घनत्व। अब ऊर्जा घनत्व को अपन डिफाइन करते हैं, ऊर्जा घनत्व इनटू तरंग दैर्घ्य का मान, यानी एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर होगा, उस क्षेत्र में विकिरणों के कारण उत्पन्न कुल ऊर्जा के बराबर होगा। यानी एनर्जी डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ वेवलेंथ को गुणा करने पर उसका किसके बराबर होगा रिजल्ट, उस एरिया के रेडिएशंस के कारण उत्पन्न कुल ऊर्जा के बराबर होगा। इसके अनुसार एनर्जी और वेवलेंथ, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य के मध्य खींचा गया वक्र बिना शिखर प्राप्त किए सीधा ही बढ़ता चला जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि बहुत कम वेवलेंथ वाले ऑसिलेटर दोलक, अर्थात बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाले दोलक जैसे कि प्रकाश लाइट, न्यू एक्सरेज एक्स किरणें आदि सामान्य कमरे के ताप पर भी बहुत उत्तेजित अवस्था में होने चाहिए, जबकि यह प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के एकदम विपरीत है। यानी यही कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। इसे स्पष्ट करने के लिए प्लैंक ने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम अब आगे चल के पढ़ेंगे।